नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथी, आज हम इस सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आपके पूछ प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज का सेशन पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। जो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज उन साथियों के लिए जो पीएसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसटीईटी की एग्ज़ाम 2024 में देंगे, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देंगे और जितने सक्षमता परीक्षाओं की एग्ज़ाम आने वाले देंगे, उन तमाम साथियों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। साथ ही यदि आज की क्लास अच्छे लगेंगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। तो कमेंट तो आप खास करके करेंगे कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो आपकी कमेंट, आपकी लाइक ही हम लोगों का, हमारी टीम मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम को मनोबल बढ़ाती है कि ताकि अच्छे से चीज़ लेकर के आपके बीच प्रस्तुत होते हैं। तो लाइक, कमेंट और शेयर आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात और कि जो साथी चैनल पर नया है, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वह सब्सक्राइब निश्चित रूप से करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा देंगे ताकि जितने भी क्लास हमारी होगी आपके बीच जल्द पहुंच जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। साथियों, कहना यह है, दो शब्द में अपनी बात कह करके और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटी क्लास के लिए। कहता है जहां पर माथा झुक जाए, जहां पर माथा झुक जाए वही मंदिर और मस्जिद है। जहां पर माथा झुक जाए वही मंदिर और मस्जिद है। जहां नदियां मिल जाए वही समंदर है। जिसे मिशन ऑनलाइन एकेडमी की संस्था मिल जाए वही मुकद्दर का सिकंदर है। तो साथी, आप मिशन ऑनलाइन एकेडमी की संस्था ग्रहण कर लेंगे और विशेष आने वाले एग्जाम के लिए मैथ का अलग सेपरेट बैच है, रीजनिंग का अलग ऑनलाइन बैच है और पीएसएससी के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए सभी का बैच है। आप ये प्ले स्टोर से या इस वीडियो की लिंक में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक आप मिला हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिला हुआ है। एप्लीकेशन का ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वहाँ से विभिन्न बैच है। बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चों में वहाँ से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। सब कुछ बहुत कम है। तो मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यदि ये डाउनलोड करने में कोई समस्या होगा तो वैसे 7992258422 पर क्या करेंगे, आप क्लिक करके कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप समझ सकते हैं तो और आप बात कर सकते हैं। तो चलिए साथी, आज की क्लास के पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है। तो पहला क्वेश्चन आज है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री का नियुक्ति, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है या चुनाव होती है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है या चुनाव होती है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होती है। क्यों नहीं चुनाव होती है? तो वह लोकसभा या राज्यसभा से चुने हुए व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है और उसे राष्ट्रपति नियुक्त करती है। यदि आपसे पूछेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नियुक्ति होती है, चुनाव होती है, तो वहां पर कहेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की क्या होता है, नियुक्ति होती है। अब क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका क्या होगा, अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 73 है
अनुच्छेद 76 है। तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75। आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 75 होगा। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री के एक मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है जिसे 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 क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है? उसे भी नियुक्त करता है, उसे भी क्या करता है? नियुक्त करता है। किसके सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्ति होता है। और राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। इसका क्या होता है? इसका होता आपका चुनाव होता है। इसका क्या होता है? चुनाव होता है। इसका क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी पीस आगे क्वेश्चन, अगला पहला क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आगे का क्वेश्चन बिल्कुल आज बहुत अच्छा सेशन होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? अब देखिए, इन निम्नलिखित में से आप कहता है एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप जानते प्रधानमंत्री कौन कौन बन सकता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य जिसको हम लोग क्या करते हैं? एमपी, जिसको क्या कहते हैं? एमपी, अर्थात क्या करते हैं? सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। या क्या? राज्यसभा का सदस्य, या राज्यसभा का सदस्य। ये दोनों में से कोई हो तो वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा की सदस्य होना चाहिए। लेकिन अब इसमें कहता है कौन से व्यक्ति, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन से व्यक्ति लोकसभा के सदस्य थे। अब देखिए, एच.डी. देवगौड़ा जिस टाइम प्रधानमंत्री बने थे वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य थे और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो लोकसभा के सदस्य कौन थे? जिस टाइम प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, वह कहाँ थे? लोकसभा का सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो आंसर क्या होगा इसमें? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लोकसभा के सदस्य थे। और चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बने। कब बने? 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बने। और यह उत्तर प्रदेश के यूपी के बलिया लोकसभा क्षेत्र से, यूपी के बलिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। कौन थे? चंद्रशेखर। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आप जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 हुआ था। 6 अगस्त उसके 1952 में हुआ था। कब इसका स्थापना हुआ था? इसकी स्थापना
6 अगस्त 1952 में हुआ था। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधानमंत्री होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं इसमें? सभी कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है, सभी राज्यों और केंद्रों के मंत्रिमंडल के सदस्य। मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल नहीं होता है। संसदीय प्राक्कलन समिति की नहीं है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अब अगला है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन। अब देखिए, सशस्त्र बलों का समर्थन ये आपका क्या होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB, इस सब की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो क्या आंसर है? सशस्त्र बलों का समर्थन आंसर नहीं होगा। राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। अब देखिए, जनता का समर्थन तो इसमें हो, जनता का समर्थन आपको से तो चुनाव वक्त हो जाता है, जब तब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा जब तक लोकसभा का क्या होगा? विश्वास होगा। राज्यसभा से विश्वास की बात नहीं है। यदि लोकसभा में उस प्रधानमंत्री के बीच अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को अपना पद त्यागना पड़ता है। तो पद त्यागना पड़ता है, तो आंसर क्या होगा? लोकसभा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका आंसर होगा क्या होगा? लोकसभा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 5 नंबर को प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर में, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में, स्थानीय शासन में। अवशिष्ट शक्तियां का तात्पर्य है जिन शक्तियों का केंद्र और राज्य में संवैधानिक रूप से बंटवारा हो चुका है, ऐसा भी कोई वर्ड है या ऐसा भी कोई काम है जो बचा हुआ है, जिसका निर्धारण नहीं है कि राज्यसभा के अंतर्गत है, राज्य सरकार के अंतर्गत है या केंद्र सरकार के अंतर्गत है। जिस बिंदु पर निर्धारित नहीं है, वो तमाम बिंदुओं का जो शक्ति है वो किसके पास है? तो वह उसके केंद्र सरकार के पास होगी। और किसके पास होगा? तो केंद्र सरकार के पास होगी। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है, इस शक्तियां किसके पास होगा? तो केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास। और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के अवशिष्ट शक्तियां किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया। किससे लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। ये ऐसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया। क्या चीज? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। ए नंबर ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। और ये अवशिष्ट शक्तियां जो है संविधान में किस देशों से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे प्रश्न आइए, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? कौन? कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, सरकारिया समिति जो है
जिसका पूरा नाम है रंजीत सिंह सरकरिया। रंजीत सिंह सरकरिया जो है, रंजीत सिंह सरकरिया, पूरा क्या नाम आयोग का? रंजीत 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 सिंह सरकरिया, सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया आयोग में ये इसका अध्यक्ष थे। ये क्या उसका आयोग के थे? ये अध्यक्ष थे। और इसी पर सरकारिया आयोग का गठन किया। सरकारिया आयोग का गठन हुआ। सरकारिया आयोग का गठन हुआ। ये किस पर? यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, विभिन्न विवाद में, विभिन्न बातों में यदि एक रूपता नहीं आती है, मतांतर नहीं आती है, तो उसमें क्या करता है, सरकार एक आयोग का गठन करता है। तो एक आयोग का गठन करता है, उसी में ये आयोग का गठन वर्ष 1983 ईस्वी में किया गया था। 1983 ईस्वी में किया गया था। ये क्या 1900 कब किया गया था? 1983 ईस्वी में वो गठन किया गया। 1983 में किस लिए किया था? केंद्र राज्य संबंध के विषय में, केंद्र राज्य संबंध के विषय में 1983 में गठन किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रश्न देखेंगे 6 नंबर के बाद 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर कहता है राष्ट्रीय एकता परिषद, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अब कौन होता है ये बताना है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो है राष्ट्रीय एकता परिषद अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और यह राष्ट्रीय एकता जो है अक्टूबर 1961 में, ये अक्टूबर 1961 में इसका गठन किया गया। और यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू ने इसका गठन किया था। तो कौन होता था? इसका प्रधानमंत्री होता है। इस कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। अब आइए प्रश्न देखिए 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 नंबर। कहता है प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के सम्मिलित कीजिए। एच.डी. देवगौड़ा कब बने? चंद्रशेखर कब बना? अटल बिहारी वाजपेयी कब बने प्रधानमंत्री? और विश्वनाथ प्रताप सिंह कब प्रधानमंत्री बने? तो आप यह ध्यान देंगे कि यह अभी तक भारत में प्रधानमंत्री का क्रम कितना है? 17वां, मतलब 17 प्रधानमंत्री का क्रम से अभी बना है। तो हम कोशिश करते हैं कि अब सभी प्रधानमंत्रियों की एक लाइन हल्का हल्का आपको लिख देते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 में ही बने थे। पहला कौन बने? पहला होता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। कब बने? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में कौन बने थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। अब 15 अगस्त 1947 से बने 1964 तक, यानी 27 मई 1964 में। 27 मई मतलब 5वां महीना 1964 में ये इतना तक रहे। तब दूसरा बार कौन बने? दूसरा प्रधानमंत्री आपको पूर्ण प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पूर्ण प्रधानमंत्री हो गया लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा हो गया आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर क्या हो गया? शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री। अब तीसरा प्रधानमंत्री, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा क्या हो गया? इंदिरा गांधी। तीसरा क्या हो गया? इंदिरा गांधी। तीसरा हो गया इंदिरा गांधी। आपका चौथा हो गया मोरारजी देसाई। आपका चौथा हो गया मोरारजी देसाई। ध्यान दीजिएगा, ये कर्म है, यदि आप देखेंगे उस पर ले लेंगे। चौथा क्या हो गया? मोरारजी देसाई। पांचवा हो गया आपका चौधरी चरण सिंह।
पांचवा क्या हो गया, चौधरी, चौधरी चरण सिंह, पांचवा हो गया आपका चौधरी चरण सिंह। फिर इनके बाद छठा फिर इंदिरा गांधी बनती है, फिर इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर चौधरी चरण सिंह के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी बनते हैं चौधरी चरण सिंह के बाद। फिर इंदिरा, छठा प्रधानमंत्री फिर कौन थे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और फिर सातवां इंदिरा गांधी के बाद मृत्यु के बाद तब कौन बनते हैं, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो जाती है, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके बाद राजीव गांधी बनते हैं। और राजीव गांधी के बाद आठवां प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको बीपी सिंह कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको क्या बोलते हैं, बीपी सिंह, जिसको क्या बोलते हैं, बीपी सिंह। अब कौन है, 8 प्रधानमंत्री कौन हो गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गया, जिसको बीपी सिंह कहते हैं। अब आपका 8वां के बाद हो गया नम्मा, नम्मा, नम्मा बनता है चंद्रशेखर। नम्मा प्रधानमंत्री कौन है विश्वनाथ प्रताप सिंह बाद, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर होते हैं। और 10वां पीवी नरसिम्हा राव, दसवां हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। 10वां प्रधानमंत्री कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। आप क्या कर सकते हैं, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। 10वां प्रधानमंत्री हो गया, और फिर आप 17वां प्रधानमंत्री तक पहुंचना है, तो आप नोट कर लिए होंगे, तो हम ऐसे मिटा देते हैं। आप 10वां प्रधानमंत्री, 10वां प्रधानमंत्री हो गया, तो आप ध्यान देंगे 10 प्रधानमंत्री आपको लिखे हैं और पहुंचना क्या 17वां पर। तब 11वां प्रधानमंत्री फिर बनते हैं, 11वां प्रधानमंत्री आपका है अटल बिहारी वाजपेयी। 11वां प्रधानमंत्री कौन है, 11वां अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे। फिर 12वां प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बाद HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, देवगौड़ा। 12वां प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, HD देवगौड़ा। अब देवगौड़ा के बाद जो है ये पूरे कार्यकाल पूरा नहीं किए हैं, तो देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल, जिसको IK गुजराल भी कहते हैं, इसको क्या बोले, इंद्र कुमार, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, गुजराल, जिसको IK गुजराल भी कहते हैं। फिर 14वां प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बाद फिर बनते अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, वाजपेयी। यानी आपका फिर से अटल बिहारी वाजपेयी कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, 14वां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। अब 15वां प्रधानमंत्री, अब फिर बीच में गैपिंग, 15वां प्रधानमंत्री फिर से आपको अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे। 15 प्रधानमंत्री फिर से ये क्या बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर तो 16वां प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, 16वां प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 17वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जिसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम कहते हैं। और नरेंद्र मोदी कब से बने हैं, तो 26 मई 2014 से। ये कब से बने हैं, 26 मई 2014 से अब तक हैं, अब तक ये हैं, अब तक हैं। ये कब बने हैं, 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं, अब तक प्रधानमंत्री हैं। अभी तक इसमें देखे हैं, अभी तो इतना लिख लिए, फिर ध्यान दीजिए और बात करेंगे। इस सवाल को पहले हल कर लीजिए। और HD देवगौड़ा कब प्रधानमंत्री बने हैं, और चंद्रशेखर आप इससे पहले बताएं 90 और 91 में चंद्रशेखर बने हैं, तो एक बी का सॉरी पहले ए पर पहुंचना था, लेकिन आप जो बात कर लिए वही देखेंगे, वही देखिए। 8 नंबर सवाल आपको देखना है, तो जो बात कर लिए तो आपका क्या होगा, बी का 3। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, बी का 3 कहाँ है, बी का यहाँ पर 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी का 1 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी का 1 ऑप्शन है, बी का 3 आपको मिल गया, तो बी का 3 हो गया।
अब बी का 3 हो गया, तो अब ए पर आइए। कहते एच डी देवगौड़ा चंद्रशेखर के बाद 96-97 बने थे। एच डी देवगौड़ा कब बने थे? 96-97 बने थे एच डी देवगौड़ा, 96-97 में। अब आप आइए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कब बने थे? अटल बिहारी 1999 से 2000 ईस्वी में बने थे। और विश्वनाथ प्रताप क्या होगा? विश्वनाथ प्रताप 1989 से 90 तक बने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना तो लिख मतलब हो गया, लेकिन इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे इसके संबंधित। अब देखिए आपसे यदि अगला क्वेश्चन पूछेगा सबसे 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 लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री को है? सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो आपका आंसर हो जाएगा जे एल नेहरू। जे एल नेहरू आंसर क्या हो जाएगा? जे एल नेहरू। जो जे एल नेहरू जो है 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से कब तक? 27 मई 1964 तक। ये कब बने हैं? ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल हो गया 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। इनका कार्यकाल कितना दिन होगा? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। सबसे लंबा। यदि बात करेंगे सबसे छोटा कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र 13 दिन। मात्र कितना दिन? 13 दिन। यानी जो पहले बार जो प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो मात्र कितना दिन रहा? 13 दिन। मात्र कब रहे? 13 दिन रहे। यह 16 मई 1996 से 16 मई 1996 से कब रहे? 16/5/1996 से 1/6/1996 तक बने। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र 13 दिन का, 16 मई से लेकर के 1 जून तक इनका कार्यकाल रहा। इनमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका ऐसे ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आप इसका क्वेश्चन समझ रहे हैं। अब मिटा देते हैं। तो अगला आप लोग कहेंगे तो रुकना है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यह क्वेश्चन जो है बार बार आपको विभिन्न एग्जामों में आपको मदद करेगी, पूछेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट के तात्पर्य शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट के तात्पर्य आपका है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य कहने का मतलब है आपका इसमें कि कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण जैसे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और सभी विभागों का मंत्री होता है। आंसर क्या होगा? कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण। आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण। अब कहते हैं यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आगे, इसका आगे है। कहते यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हो तो, अब देखिए उस सदन कितना होता है? 2, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को फिर से। तो कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री उस सदन के हो, उस सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य हो, तो क्या करेंगे? अब आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? किस सदन में? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होंगे तो लोकसभा में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वह उस सदन का सदस्य नहीं है, उसके नहीं है, तो कहता है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। लेकिन आगे भी देखिए, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं, निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसी या मंत्री मंडल के कोई भी सदस्य, दोनों सदस्य में आप बहस में भाग ले सकते हैं। ये आप भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसमें कहता है नहीं ले सकते हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। वे केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। नहीं भाई, जब प्रधानमंत्री होगा तो दोनों सदन में अपनी बात को रखते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये किसी भी सदस्य के सदस्य हो वह प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं और प्रधानमंत्री बने हुए रह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं देंगे, अपने पक्ष में मत नहीं देंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 50वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। अब आपको बता दें कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था, इसमें का हुआ था संविधान के प्रावधानों से हटकर है। ये संविधान में उप प्रधानमंत्री की बात नहीं है, संविधान में उप प्रधानमंत्री की बात नहीं है। जैसे कि वादी कहेगा भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब कहता है किस संशोधन में, 21 संशोधन में कह रहा है, तो यहां पर है 91, 91, 92 और 93 दिखता होगा आप लोग को। तो आंसर हो जाए 91वां में ये संविधान संशोधन में लिखा है कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन राज्यपाल को, ध्यान दीजिए, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? ये भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो कहता है राज्यपाल कहाँ होता है, तो राज्यों में राज्यपाल होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है जो संवैधानिक प्रधान होती है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति। यह क्या होता है, केंद्र में संसद का सर्वोच्च होता है, राज्य में नहीं होती है, ये शपथ ग्रहण नहीं दिलाती है। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भारत का, तो दिल्ली में है। इसकी मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाती है। तो राज्यपाल का सदस्य उच्च न्यायालय, प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक राज्यों का अपना अपना उच्च न्यायालय होता है और सभी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसलिए राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। आज का सेशन बहुत अच्छा है,
तो आप लोग पूरा वीडियो को फुल आप देखेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे और आने वाले एग्जाम आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कहते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किसे? राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, आकस्मिक संचित निधि से, ए बी दोनों। अब कहता है कि राज्यपाल किसके लिए होता है? राज्यपाल राज्य में होता है। राज्यपाल किस में होता है? राज्य में होता है। तो भारत की संचित निधि से इसको वेतन नहीं देना है, आकस्मिक निधि से नहीं है, तो किससे होता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से क्या क्या दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है, राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला में प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आप जानते हैं राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव और मुख्य सचिव। अब देखिए संवैधानिक प्रमुख की बात करता है, अर्थात संविधान का मुखिया। राज्य का संविधान का मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख आपका उस संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री ही होता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री ही होता है। और मुख्यमंत्री के कैबिनेट के हिसाब से मुख्यमंत्री की सलाह पर भी अन्य मंत्रियों का राज्यपाल क्या करता है? गठन करता है। और मुख्यमंत्री की इशारा पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करती है? अपने स्टेट को, अपने शासन व्यवस्था को बनाए रहती है। तो कहता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होती है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब आइए आप 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या है? सत्य है। 3 ऑप्शन सत्य है और एक ऑप्शन आपको क्या है? असत्य है, वही आपको चुनना है। कहता है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। कहता है राज्य की विधायिका का अंग होता है। आपको पता है सरकार में कितने अंग होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सरकार का, किसी भी सरकार का मुख्य रूप से 3 पालिका होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसी में चौथा स्तंभ कहते हैं, जैसे चौथा स्तंभ आप प्रेस को कहते हैं। चौथा स्तंभ किसको होते हैं? प्रेस को। लेकिन 3 स्तंभ क्या होता है? विधायिका। तो कहता है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथन का कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह राज्य की विधायिका का क्या होती है? अंग होती है। राज्य के विधायिका का अंग होती है। अब कहता है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। अब देखिए राज्यपाल जो अभी जस्ट देखें पहले में, राज्यपाल संवैधानिक पदाधिकारी होता है राज्य का, ये ऑप्शन क्या है? सही है। अब वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, यदि इसी जगह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाता तो ये आपका क्या होता है? सही हो जाता। ये क्या हो जाता? क्या होता? सत्य नहीं है। ये भी क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये भी क्या है? सत्य है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यही गलत है। राज्यपाल क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। भारत के संविधान के अनुसार मृत्यु दंड की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो राज्यपाल क्या करती है? आप किसी भी व्यक्ति की क्षमा को कम कर सकती है, उसके परिहार को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं करती है। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आंसर कौन हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। इसके लिए क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब आइए 4 क्वेश्चन और करते हैं आपके बीच में आज का पॉलिटिकी में।
किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्री परिषद द्वारा, संसद द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन कौन करता है? तो अनुमोदन कौन करता है? अनुमोदन हो जाएगा राज्य विधानमंडल। अब देखिए यहाँ विधानमंडल आया, तो जैसे आपको बताएं केंद्र में, ध्यान देंगे केंद्र में संसद होता है। अब संसद किसे कहते हैं? संसद तीन मिलकर के, क्या कौन को मिलकर के? राष्ट्रपति। 4 क्वेश्चन है और देख लेंगे। राष्ट्रपति और दूसरा क्या हो गया? लोकसभा। दूसरा हो गया लोकसभा और तीसरा क्या हो गया? राज्यसभा। तीसरा क्या हो गया? राज्यसभा। ये तीनों मिलकर क्या बनती है? तीनों मिलकर के संसद बनती है। तीनों मिलकर के संसद बनती है। ये किस में होता है? केंद्र में। अब यहाँ विधानमंडल, ये क्या हो गया? विधानमंडल। विधानमंडल में जो है ये दो मिलकर के विधानसभा, ये क्या है? विधानसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए। विधानसभा के सदस्य, जिसको हम लोग क्या? एमएलए, जिसको क्या बोलते हैं? एमएलए, जो हम लोग के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं। और दूसरा है विधान परिषद, जो काउंसलिंग होता है। विधान परिषद, ये विधान परिषद। जैसे आपको बता दें कि बिहार की बात अभी करते हैं तो, या यूपी की बात करें, किसी स्टेट की बात करेंगे तो बिहार में आपको 243 विधानसभा का सीट है। यूपी में आपको कितना है? 403 है। विधान परिषद बिहार में 75 है। इसी प्रकार अभी तक सभी स्टेटों में, भारत के सभी स्टेटों में विधान परिषद नहीं है। तो हम थोड़ा बता देते हैं, आपको याद कर लीजिएगा भारत के किस किस स्टेट में विधान परिषद है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले 7 में था, अब जम्मू कश्मीर तो अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वहां पर विधान परिषद नहीं है। तो आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन करता है। अब आप आइए, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे, ध्यान से समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके बीच आज कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अब किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद बोलना है। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 202। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो आरक्षित रख सकता है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 200। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। विधानसभा के लिए, अब ध्यान दीजिए, विधानसभा में 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष कोई आयु सीमा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहेगा, विधानसभा के सदस्य बनना चाहेगा, तो कम से कम कितने वर्ष की उम्र होना चाहिए? तो विधानसभा के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए कितने वर्ष? 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के लिए जिसे आप एमएलए चुन के बोलते हैं, उसमें कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और आज का लास्ट सवाल आपके बीच में, आपके बीच होगा, तो बीच में है, ये कहता है किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप जाने, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आज की पॉलिटी के लिए आज 20 क्वेश्चन, वैसे और इस संबंध में और सा क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट बाद 20 क्वेश्चन अगले सेशन में आपके बीच लेकर आएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा, आज का क्लास सेशन
अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना न भूलेंगे। और इसी में कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। आप ये वीडियो अच्छे लगे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उनका भी अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। और इसीलिए इसी तहत मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम आप लोग को अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास स्थगित किया करता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।